वो लोग कर दिया। देखो कल हम पढ़ रहे थे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। अच्छा, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, उद्देशिका मतलब संविधान की समरी। समरी मतलब कि संविधान कैसा होगा, हमने पूरा एक पेज में बता दिया हमारा संविधान ऐसा होगा। अब हम ये देखे थे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, उसके बाद देखे थे प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और प्रस्तावना को कब लाया गया, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते, ये लिख रखा था। उसके बाद प्रस्तावना में न्याय की बात की गई, कितने प्रकार के न्याय, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता है, ये सारी चीजें हम देखे थे। उसके बाद प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो केटी शाह ने बोला है, आपका ठाकुरदास भार्गव ने बोला है, सब लोगों ने अलग अलग चीजें बोली थी। उसके बाद प्रस्तावना में जो कुछ शब्द थे उसका हम अर्थ देखे थे, कोई कितने शब्द देख लिए थे, प्रस्तावना की शब्दावली। पहला हम क्या देखे थे, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है कि संविधान को शक्ति या सबको शक्ति कहाँ से मिलती, भारत के लोगों से। अगला हम देखे थे क्या क्या रहेगा दूसरा, संप्रभु का मतलब सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है ये कि भारत अपने निर्णय खुद लेगा, भारत के ऊपर किसी भी दूसरे देश का दबाव नहीं रहेगा। तीसरा हम क्या देखे थे, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट। क्या होता है, सोशलिस्ट। क्या होता है समाजवादी का मतलब, सोशलिस्ट। दैट मीन्स भारत में समाज को वैल्यू दी जाएगी बजाय कि एक व्यक्ति को। देखो अमेरिका में होता है कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद, भारत में होता है समाजवाद। भारत में अमेरिका में व्यक्ति अपना सोचता है, या कुछ ऐसे देश है जहाँ अपना सोचेगा, हम अपना नहीं सोचेंगे, हम दूसरों का सोचेंगे, वही होता है समाजवाद। या इस पर अच्छा, सारे बड़ी बड़ी संपत्तियों पर नियंत्रण किसका रहता है, गवर्नमेंट का। नहीं है तो गवर्नमेंट ले लेगी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और उससे लोगों का भला करेगी, वो होता है समाजवाद। तो भारत का संविधान कैसा होगा, हम क्या देख रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, संविधान का दर्शन या संविधान कैसा होगा, उसमें हम समाजवादी रहेंगे। समाजवाद का मतलब समाज का भला करेंगे। उसके बाद देखे थे हम लोकतंत्र, हाँ, पंथ निरपेक्ष। क्या देखा था, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म। क्या होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि भारत का कोई भी औपचारिक धर्म नहीं होगा, मतलब भारत सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, ना हिंदू को ज्यादा तवज्जो देगा, ना मुस्लिम को, ना क्रिश्चियन को, सब धर्म बराबर है। ठीक, और अगला होता है क्या, लोकतंत्रात्मक का मतलब हमारा देश का होगा, डेमोक्रेसी होगी, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होगा। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक। द नेचर ऑफ स्टेट इज डेमोक्रेटिक। भारत का स्वरूप क्या रहेगा, लोकतंत्रात्मक। अगला हम देखे थे गणतंत्र। क्या देखे थे, गणतंत्र। दैट मीन्स गणतंत्र या गणराज्य। गणतंत्र या गणराज्य का मतलब होता है अभी कभी किसी ने वीजा देखा हो या पासपोर्ट देखा हो भारत का, तो वहाँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य लिखा है। क्या लिखा रहता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। इसका मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है डेमोक्रेसी और एक होता है रिपब्लिक। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। डेमोक्रेसी को हिंदी में कहा जाता है लोकतंत्र, और रिपब्लिक को हिंदी में कहा जाता है गणतंत्र। क्या कहा जाता है, गणतंत्र। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, मूल रूप से मतलब अंतर क्या है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा शासन होता है। यहां पर भी गणतंत्र में भी लोगों का शासन ही होता है, और लोगों के द्वारा ही शासन होता है। तो बोले अंतर क्या है, फिर अंतर इतना सा है कि लोकतंत्र में देश का प्रमुख, भारत का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, वो एक्चुअल है, रियल। तो देश का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित भी हो सकता है या वंशानुगत भी हो सकता है। कहां पे, लोकतंत्र में। जैसे ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुनाव द्वारा आता है, लेकिन ब्रिटेन का मुखिया कौन है, वहां का राजा रानी।
ब्रिटेन का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राजा रानी। वो कैसे आते? वंशानुगत आते। तो ब्रिटेन क्या है? लोकतंत्र है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य। अब लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि रिपब्लिक में देश का मुखिया कैसे आता है? चुनाव द्वारा। बस देश का मुखिया कैसे आता है? निर्वाचन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति कभी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर नहीं आते। हर 5-5 साल में क्या होता है? चुनाव होता रहता है, दूसरे आते रहते। तो मूल डिफरेंस है ये कि लोकतंत्र में क्या होता है, वहां का मुखिया चुनाव द्वारा भी आ सकता है या वंशानुगत भी आ सकता है। वहीं पे रिपब्लिक में वहां का मुखिया कैसे आएगा? केवल और केवल निर्वाचन द्वारा। तो भारत, इसका उदाहरण क्या है? ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। डेमोक्रेसी तो है वहां पर, रिपब्लिक नहीं है। दोनों में से कोई एक होता है। जैसे निर्वाचित भी होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। इंडिया में वंशानुगत थोड़ी होता है, इंडिया में तो केवल निर्वाचित होता है। मूल फर्क ही ये है कि यहाँ दोनों में से एक हो सकता है। मतलब ये हटा भी सकते हैं हम। डायरेक्ट कौन होता है? वंशानुगत होगा या फिर निर्वाचन होगा, लेकिन चाइना जैसे निर्वाचन हो जाएगा कि 2-4 लोगों को चुन लिया, उसमें से एक कोई रखेंगे ऐसा। हाँ, तो क्या होगा? देश का प्रमुख क्या होगा? वंशानुगत आ सकता है, जैसे ब्रिटेन में राजा रानी। लेकिन भारत में राष्ट्रपति कभी आपको लगा कि उसे एक ही खानदान क्या है? नहीं आए ना। अच्छा, और यहाँ पर देखो, डेमोक्रेसी का उदाहरण क्या है? ब्रिटेन। और रिपब्लिक का उदाहरण है इंडिया और यूएसए, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका का प्रमुख जो होता है उसका चुनाव होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन, वहां का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में क्या है? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव भी होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। देखो, ब्रिटेन में वास्तविक प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उनका तो चुनाव होता है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? राजा रानी। उनका चुनाव नहीं होता है। तो भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य। इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के भी चुनाव, राष्ट्रपति के भी चुनाव। ये होता है रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में फर्क। किसी ने पूछ लिया, बोले लोकतंत्र और गणराज्य में क्या फर्क है? लोकतंत्र गणतंत्र में क्या फर्क है? तो आप बता देंगे कि गणतंत्र में देश का मुखिया चुन के आता है और लोकतंत्र में देश का मुखिया चुन के नहीं भी आ सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है। ठीक, ये होता है आपका लोकतंत्र और गणतंत्र में फर्क। तो गणतंत्र या गणराज्य का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, या राज्य का मुखिया, देश का मुखिया क्या है? हेड ऑफ द स्टेट क्या है? निर्वाचित, इलेक्टेड है। निर्वाचित का मतलब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ब्रिटेन में राजा रानी का चुनाव नहीं होता है ना, राजा का बेटा राजा बन जाता है। ये देखा था। और क्या देखा था हमने कल? है हाँ, अच्छा, भारत ने क्या करा था? एक संस्था है, उसका नाम है राष्ट्रमंडल संस्था। राष्ट्रमंडल, इसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ। अच्छा, वो तो इसमें आया था यार, संप्रभुता में। तो भारत में एक संस्था है, सॉरी दुनिया में एक संस्था है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। संप्रभुता का मतलब हम आपको बताए थे ना कि संप्रभुता मतलब भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी का दबाव नहीं है। जैसे संप्रभु का मतलब ये होता है कि हम दूसरी जगह पढ़ा रहे थे, तो जो कोचिंग वाले बोलते थे उस हिसाब से क्लास रहती थी। अब हम संप्रभु हो गए, सुबह 8 बजे से क्लास रखना है, 9 बजे से क्लास रखना है, 10 बजे से टी शर्ट बनाना, आई कार्ड बनाना है, सब हम संप्रभु हो गए। सेम यही होता है देश के लिए। पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे, तो अपने डिसीजन कौन लेते थे? अंग्रेज। लेकिन 1947 में आज़ाद हो गए, 1950 संविधान लागू हो गया। अब भारत किससे संबंध? अमेरिकन बोल दिया रशिया तेल मत खरीदो, भारत ने बोला खरीदेंगे, क्या करना? तो भारत हो गया संप्रभु। लेकिन एक संस्था है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल उस संस्था को कहा जाता है, इसमें वो देश शामिल हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। राष्ट्रमंडल में कौन होते हैं? जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। हमने सम्मान के नाते इस संस्था में हैं। इससे भारत की संप्रभुता को हानि नहीं हो जा रही है। ठीक, ये देखा हमने। तो क्या हम भारत के लोग, मतलब संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? हमसे। क्वेश्चन आएगा, द हाईएस्ट सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। उसके बाद संप्रभु का मतलब भारत अपने निर्णय लेने के लिए क्या है? आजाद है, किसी की तरह की बाध्यता नहीं है। उसके बाद समाजवादी, भारत समाज के लिए काम करेगा। मनरेगा सुना होगा हमने, है ना, बीबी राम जी हो गए उसका नाम। आपने बहुत सारी ऐसी संस्थाएं सुनी होगी जो 5 किलो अनाज देती है। पहले तेल आता था,
केरोसिन तेल आता था, पहले शक्कर देते थे, नहीं गेहूँ देते थे, चावल नावल नहीं तो अब भी देते हैं। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, भारत में किसी भी धर्म को वैल्यू नहीं दी जाएगी, सभी को बराबर बराबर सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद हम देखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब भारत में क्या है, लोकतंत्र, प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है, साथ ही साथ गणतंत्र भी है, राष्ट्रपति जी का भी चुनाव होता है। तो वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र के प्रमुख दोनों का चुनाव होता है। अब अगला शब्द देखेंगे हम लोकतंत्र के बाद, अगला लिखो, एक और वर्ड लिखा, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। क्या भारतीय संविधान में धार्मिक न्याय दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की बात, और एक क्वेश्चन आया हुआ कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अब लिखेंगे आप अगला शब्द, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। हाँ, अगला पॉइंट है सामाजिक और राजनीतिक न्याय। देखो लोकतंत्र और गणतंत्र में फर्क आ गया आपको, ये बस ऐसी चीजें आनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें। सामाजिक और, इसका मतलब क्या होता है? राजनीतिक न्याय। देखो सामाजिक और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, तीनों प्रकार का न्याय है ना। आर्थिक, अर्थव्यवस्था में क्या होगा? पहली बात तो न्याय का मतलब क्या होता है ये बताओ। व्हाट इज द मीन ऑफ जस्टिस? जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, किसी भी प्रकार का भेदभाव से परे, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये होता है न्याय। अब न्याय तो हो गया, तो हम आर्थिक रूप से, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने पैसे वाले कि उनके पास पैसे ही पैसे, और कुछ लोग इतने गरीब एक बेचारे खाने को पड़े, है ना। और समाज में किसी का स्टेटस तो इतना बड़ा है कि वो मतलब लोग हाँ जी करे, और किसी का इतना कि उसको कोई तवज्जो नहीं देता है। और राजनीति में कुछ लोग ऐसे कि बड़े बड़े नेता, और कुछ लोग ऐसे कि गांव के सरपंच ही नहीं बन पा रहे। अभी ऐसा ही होता है, लेकिन प्रस्तावना में लिख रखा है कि किसी के साथ क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, और सभी को कोशिश करेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। तो इसलिए सरकार क्या लाती है? आरक्षण लेकर आती है, पंचायतों में, नौकरियों में। आर्थिक रूप से मतलब ईडब्ल्यूएस लेकर आ गई कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी न्याय देंगे अब, कि वो भी नौकरियों में आए, है ना। राजनीति में आरक्षण ला रहे हैं महिलाओं के लिए, कि महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं है ना। अभी कितनी महिलाएं, क्वेश्चन आया हुआ है, अभी जो लोकसभा चल रही है इसमें टोटल महिलाएं कितनी? 74, पहले कितनी थी? 78। मतलब 543 में से केवल 74 महिलाएं, और महिलाएं दुनिया की आबादी की 50%, 140 करोड़ में से 70 करोड़ महिलाएं। अब उसमें से जा कितनी रही है? 10%, 12%। तो अपनी बात कैसे रखेंगे? लड़कियों की जो प्रॉब्लम है वो लड़का समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। जैसे अब एक लड़का है, अंकित है, अंकित को कोचिंग आना था, पापा बोला, पूछा नहीं, बोला कि पापा कोचिंग जाऊंगा। अब आपको कोचिंग आना है तो पूछोगे, सासू ने मना बोल दिया, पति ने मना बोल दिया, मम्मी ने मना बोल दिया, पप्पा ने मना बोले, नहीं जाना कोचिंग, फीस नहीं, यही फर्क होता है। तो अब अंकित या मैं कैसे समझ पाऊंगा लड़कों क्या प्रॉब्लम? आप कोचिंग आ रहे रोज, अंकित कोचिंग आ रहे, कोई फर्क नहीं है, पर आप कोचिंग आ रहे, पता चला कि रोज एक लड़का पीछे आता है, या रोज देखता है आपके बैठ के ऐसे इशारे करता है। अब ये प्रॉब्लम आप भी समझ पाओगे ना, ये कोई लड़का कैसे समझ पाएगा? तो हम न्याय देने की बात करते कि चलो हमने क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया, ताकि महिला इतनी, सरपंच के लिए क्या दे दिया? आरक्षण, 50% आरक्षण, कि महिलाएं ही सरपंच बनेगी मध्य प्रदेश में। तो अब गाँव में महिलाओं की समस्या महिलाएं समझ पाएगी? क्या समस्या हो सकती है गाँव में? पानी की समस्या, पानी की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई, एम्बुलेंस करवा दिया, एम्बुलेंस का कोई डिलीवरी वगैरह होता है एम्बुलेंस, तो महिलाओं को आरक्षण दिया, तो उससे क्या होगा? चीजें सुधरी। अब लोकसभा में भी, अब देखो मान के चलिए कि महिलाएं जितनी बेहतर महिला की बात रख पाएगी, पुरुष रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। इसलिए हम न्याय देने की बात करते हैं और आरक्षण देने की बात करते हैं कि उस वर्ग के लोग आएंगे तो अपनी बात बेहतर समझ पाएंगे, है ना। देखो एक बात ऐसी है कि मैंने कभी एग्जाम इन दिन में बोल रहा हूँ ये कर लो ना कर लो, एग्जाम दे के आओगे धुआं निकल जाएगा। एक तो बोलना और एक करना फर्क है। तो जो उस चीज को झेल रहा है वो बेहतर समझ पाएगी, इसलिए होता है आपको न्याय। तो अब देखो, अब आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिक रूप से सभी क्या रहें? बराबर रहें। अरे बराबर नहीं तो रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिले, बराबर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि मान के चलिए एक होता है एक रिसोर्स इक्वालिटी, सभी संसाधनों का बराबर बंटवारा कर दिया। एक कॉन्सेप्ट चलता है, पहले एक क्या था? एक आइलैंड था। आइलैंड मतलब समझ, टापू, खाने वाला नहीं मक्की का,
है ना। अब एक आइलैंड था, अब इस आइलैंड पे 5 लोग गए, है ना। कितने लोग गए? 5 लोग गए। इन पांचों को 10 बीघा था, 10 बीघा का आइलैंड था, 2-2 बीघा जमीन दे दी सबको बराबर। ऐसे ही समाज की स्थिति हो गई तो सबको बराबर बराबर संपत्ति मिल गई। अब कुछ लोग क्या थे? फूकते थे, वो खा पी के मजे करे, बोले हो जमीन अपने क्या करना। अब कुछ लोग थे इनमें मेहनती, मेहनत करते थे, खेती करते थे, गेहूं बो लिए, ये कर लिया, तो इन्होंने कर लिया स्टॉक। अब 2 लोगों ने क्या कर लिया? स्टॉक कर लिया। और ये 3 लोग ऐसा करने लगे, पितवा पितवा पुनः पितवा करने लगे, पिया पिया खूब पिया मौज किया। अब बात आती है कि गरीब हो गए तो खाने कहाँ से लाए? तो बोला कि मैं आपके यहाँ काम करूँगा। बोला इधर जमीन दे रहे मुझे, ला काम करना। तो ये जमीन तो शुरुआत में सबको बराबर बराबर मिली थी। ऐसे आपने देखा होगा कि बंटवारा होता है गांव में, तो लोगों को बराबर बराबर जमीन मिले। कोई भाई बहुत बड़ा ऊंचा हो जाता है, कोई बहुत नीचे रह जाता है। क्यों? क्योंकि एटिकेट नहीं है, मजे लेना है ना। तो सबको बराबर तो हम नहीं कर सकते कि सबको चलो अमीरों को गरीब कर दो, है ना। फिर वो फिर भी अमीर बन जाएंगे। वो फूल खिल के रहेंगे जो फूलने वाले खिलने वाले थे। किसी को अगर आगे बढ़ने से बढ़ना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको आगे बढ़ने से रोक पाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग हैं ना, कमल का फूल कहाँ खिलता है? नाली में। क्यों? फिर भी वो इतना सुंदर रहता है क्योंकि वो खिलने वाला है। सेम यही आपके बारे में भी। आपको अगर कुछ करना है, लगना है, तो कोचिंग बाधा नहीं बनेगी, कभी नौकरियां बाधा नहीं, आरक्षण बाधा नहीं, कुछ नहीं, आप बढ़ जाओगे। और बात यह कि वो हो तो, है ना। तो सबको बराबर नहीं करेंगे, लेकिन सबको समान स्थिति में लाने की हम कोशिश करेंगे और सभी को थोड़ा थोड़ा दे देंगे कि एटलीस्ट खाना तो लाएं। इसलिए सरकार क्या देती है? 80 करोड़ लोगों को भारत क्या देता है? भारत सरकार अनाज देती है, 5 किलो अनाज। बाकी है हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। सामाजिक न्याय मतलब समाज में सबको समान स्थिति रहेगी, सबको एक जैसा स्टेटस रहेगा, मतलब सबका इज्जत रहेगा। इसलिए हम क्या लेकर आए? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता कांड, किसी के साथ छुआछूत नहीं करे, जातिवादी के आधार पर भेदभाव नहीं करे, है ना। और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिक्स में क्या करेंगे? महिलाओं को आरक्षण देंगे, SC ST को आरक्षण देंगे, ताकि क्या हो? अभी देखो ST SC को आरक्षण दे रखा है चुनाव में, है ना, OBC को नहीं दे रखा है। OBC की स्थिति थोड़ी ठीक थी, इसलिए OBC को दिया, ST SC को दिया। तो ये क्यों देते हैं हम? जस्टिस के लिए, उनकी भी समान स्थिति रहे। तो अब ये 3 चीजें लिख रखी है। इसका मतलब समझ गए क्या लिख रखा है? कि हम बराबर कोशिश करेंगे सबको समाज में एक जैसा स्टेटस मिले, समाज में सबको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और समाज में आर्थिक रूप से सभी साउंड रहे। ऐसे नहीं रहे कोई बहुत गरीब है, कोई खाने के अपने लिए खाने के लिए अपने आप को बेच दे रहा है ना। तो ये 3 प्रकार के शब्द लिखे गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका मतलब क्या होता है? ये जैसे कि आपका आर्टिकल 14 है, समता या समानता का अधिकार, इसको लागू करने के लिए हमने क्या दिया? आर्टिकल 14 दिया, आर्टिकल 17 दिया, है आर्टिकल 15 दिया। 15 में क्या है कि नौकरियों में समान अवसर और विशेष वर्गों के लिए, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित वर्गों को या ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को क्या दे सकते हैं? हम आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सब क्या है? आपके समता समानता के अधिकार में है, और बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये चीजें इंस्पायर कहाँ से? ये चीजें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिया हमने रूस की क्रांति से। कहाँ से लिया? रूस की क्रांति से। कहाँ से लिया? रूस की क्रांति, है ना। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1970। ये डायरेक्ट कह सकते हो रूसी क्रांति कब? 1917। रूसी क्रांति। नींद आ रही? अरे क्यों आ रही नींद? रात को सोए थे क्या? 10 बजे सो गए फिर नींद आ रही? वेरी बैड है। कहाँ? 10 बजे तो भगवान ने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया सोने का। 12, 1, 2 बजे बज ही जाती है एटलीस्ट। हाँ, मुझे भी नहीं आती, मैं भले फ्री रहूं। चलो, तो 3 शब्द हो गए। अब हम अगला लिखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता। हमें क्या दी गई है? विचार, बताएंगे, अभी बता तो दिए कैसे क्या बनेगा। कल क्वेश्चन नहीं बताए थे कि प्रस्तावना की मूल तथ्य लिखिए, प्रस्तावना की विषय वस्तु लिखिए, समाज क्या है, राजनीतिक न्याय से क्या मतलब है। कल क्वेश्चन देखे ना आपने, सेम वही क्वेश्चन आएंगे, कभी चेंज नहीं होंगे क्वेश्चन, ऐसे आएंगे। अगली बार आ जाएगा प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, प्रस्तावना में वर्णित
आर्थिक न्याय का मतलब क्या, पिछली बार पूछा था राजनीतिक न्याय का मतलब, इस बार पूछ लेंगे राजनीतिक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय पूछ लेगा, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा, है ना। हाँ, विचार अभिव्यक्ति धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति धर्म और विश्वास, धर्म अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की, इसका मतलब क्या होता है, आपके विचार कोई भी हो, आपको अपने विचार रखने की आज़ादी है। इसके लिए हमें आर्टिकल 19 दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब ये 19 ही आर्टिकल है ना। और विश्वास 25 से 28, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने या आचरण करने का अधिकार है इसमें। और अगला है धर्म, आप कोई सा भी धर्म माने, उपासना करें, सुबह 4 बजे उठ के मंदिर जाए, बेलपत्र चढ़ाए, भोलेनाथ को खुश करे, एक नौकरी लगा दो बिना पढ़े के, तो लगा देंगे, तो ये उपासना की स्वतंत्रता, कोई सी भी उपासना करें, ठीक। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने की कोशिश, इसके लिए हमने सभी, देखो यहाँ लिख रखा है ना, तो इनको लागू करने के लिए हमने आर्टिकल दिए हैं। यहाँ हमारा क्या है, ये तो इसके बारे में बता रखा है, तो इसके लिए डिटेल में कहाँ लिख रखा है, मौलिक अधिकारों में लिख रखा है, नीति निर्देशक तत्वों में लिख रखा है, मौलिक कर्तव्यों में लिख रखा है। ये हमारा क्या है, ये मतलब ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, ब्रॉड तौर पे बता दिया। अब ये वास्तव में कहाँ है, आगे पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक रहेगा ना हमारा मौलिक अधिकार, तो ये तो हमने पढ़ा था, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये इसके बारे में कहाँ लिख रखा है, डीपीएसपी में, इसके बारे में क्या लिख रखा है, मौलिक अधिकारों में। तो इसको लागू करवाने के लिए मौलिक अधिकार दिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए। यहाँ तो सिर्फ क्या है, इनके बारे में बताया गया कि ऐसा होगा, कि क्या होगा कि हम विचार की स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसको लीगल राइट कहाँ दिया, मौलिक अधिकारों में, कि कोई भी धर्म बोलो, मानो, प्रचार करो, आचरण करो, ठीक। अब अगला है आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसका मतलब क्या होता है ना, इसको लागू कराने के लिए कहाँ दिया गया, फंडामेंटल राइट है ना। विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए क्या होता है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, बताओ इसका मतलब। सबकी क्या है, वैल्यू है ना, हर व्यक्ति की डिग्निटी है, सबको बराबर बराबर अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ेंगी कल से कोचिंग, या लड़के नहीं पढ़ेंगे, है ना, कम हाइट के नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा हाइट के नहीं पढ़ेंगे, मोटे लोग ही पढ़ेंगे, पतले नहीं पढ़ेंगे, जो खाना नहीं खाते उनको नहीं पढ़ने देंगे, है ना। ऐसा हो गया। अब ऐसा नहीं कर सकते, सबको बराबर, सबकी एक समान प्रतिष्ठा है, सबको बराबर बराबर अवसर मिलेगा। अच्छा, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में लिखा गया है कि समान कार्य, हाँ 12 से 35 मौलिक अधिकारों में लिखा गया है कि प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। आर्टिकल 14 लिख रखा है, विधि के समक्ष समता है समानता। 15 धर्म जाति मूल लिंग वंश के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, यही है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, है ना। नौकरियों में समान अवसर 15(4), ये सब क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। अगला हम लिखेंगे, है ना, और भाग 4 में भी लिख रखा है कि समान कार्य का समान वेतन, ये सब चीजें। अगला है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। अगला शब्द क्या लिख रखा है इसमें, प्रस्तावना में, ये कहाँ लिख रखा पता है, प्रस्तावना जब पढ़ेंगे मैं पढ़ के बताऊंगा अभी। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता, द डिग्निटी ऑफ अ पीपल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन। व्यक्ति की डिग्निटी मतलब हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू है। कोई गरीब है इसका मतलब वो फोकटिया नहीं, फोकट नहीं है, मतलब वो ऐसे ही नहीं बोले रहे कोई मतलब। कोई अमीर है इसका मतलब वो महान नहीं है, अमीर भी बेवकूफ़ हो सकते हैं, गरीब भी अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति की क्या है, बराबर बराबर प्रतिष्ठा है या बराबर बराबर गरिमा है। संविधान में देखो, समाज में लोग करते हो बात अलग है, लेकिन संविधान में किसी के भी साथ भेदभाव, देखो संविधान का मतलब आदर्श दस्तावेज है, ये सब लागू हो जरूरी नहीं, लेकिन हमें इसे अचीव करने का प्रयास करेंगे। हम जो किताबों में पढ़ते हैं या संविधान में पढ़ते हैं वो आदर्श व्यवस्था है। जैसे मूवी देखते हैं आप लोग, अब मूवी में कितना प्यार करते हैं पति पत्नी, असली में होता है कैसा? मूवी में सास ससुर से कितना अच्छा रहता है, असली में होता है कैसा? दुनिया, वास्तविक दुनिया बहुत अलग है। और आदर्श, मूवी का मतलब होता है आदर्श, ऐसे ही संविधान आदर्श है कि हम ऐसा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वो कितना प्रयास सफल हो पाएगा वो देखने वाली बात है। तो हम ये सब देने की कोशिश करेंगे। अभी अस्पृश्यता का अंत कर रखा है, लेकिन आज भी गांव में छुआछूत होता है ना, जिमने में नहीं बुलाते लोगों को, ये सब क्या है, ये हो रहा है।
शहरों में सही हो गया है, अधिकांश गांव में भी सही हो गया, लेकिन किसी किसी जगह तो है ना। तो जबकि आर्टिकल में 1950 से लिख रखा है संविधान में। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे, है ना, बाल विवाह बंद कर रखा है, लेकिन हो ही जाता बाल विवाह। पढ़ाने के बाद के लड़कियों को पढ़ाए, लेकिन कहाँ पढ़ाते लोग, पढ़ा रहे लेकिन अधिकांश नहीं भी पढ़ाते। तो ये संविधान एक आदर्श दस्तावेज है कि देने का प्रयास करेगा, ये जो चीजें लिख रखी है ना। तो ये व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता व अखंडता। हम देश के ऐसा नहीं करेंगे कि टूट जाए देश। धर्म के नाम पे नहीं लड़ेंगे, जातियों के नाम पे नहीं लड़ेंगे, किसी का धर्म खतरे में नहीं लाएंगे, किसी का धर्म खतरे में नहीं होगा। और क्या होगा, एकता व अखंडता मतलब हम एक रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे, क्योंकि हम बने किस आधार पर थे, सहिष्णुता के आधार पर। पाकिस्तान किस आधार पर बना, धर्म के आधार पर। तो वहां पर एक बार वो टूट गया। अब मान के चलिए कल से आप बोल दो कि बोले सर लड़कियों को अलग बिठाओ, लड़कों को अलग बिठाओ, तो बिठा दिया। फिर आप तो बोल रहे कि जो टी शर्ट पहन के आए उनको अलग बिठाओ, जो टी शर्ट पहन के नहीं आए उनको अलग बिठाओ। फिर बोल लो गोरी गोरी लड़कियों को अलग अलग बिठाओ, कारी कारी को अलग बिठाओ। तो ये कब तक चलेगा, ये टूट जाएगा ना। केवल अच्छे पढ़ने वालों को अलग, खराब पढ़ने वालों को अलग, जो रोज बैग लेके आए उनको अलग, फिर नहीं लेके आए अलग। तो ये तो इसका कोई अंत ही नहीं। तो ऐसे अगर देश एक बार टूटने लगा तो टूटता ही रहेगा। जैसे राज्यों के पुनर्गठन हुए तो एक बार भाषा के आधार पर बन गया, फिर दूसरी मांग उठने लगी, फिर बोले हम क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे, फिर बोले इस आधार पर बांटेंगे, धर्म के आधार पर भील प्रदेश बनने लगा, वो भील प्रदेश की मांग होने लगी, एक जाति के लिए बांट दो, जनजाति के लिए भील प्रदेश, है ना। तो ये क्या हुआ, हाँ भील प्रदेश की मांग हो रही है अपने मध्य प्रदेश से, भील प्रदेश बनने की। हाँ अपने अपना एरिया रतलाम ने सब मिला के भील प्रदेश है। सबसे ज्यादा भील ही तो है मध्य प्रदेश, पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा जनजाति है एमपी में, और एमपी में सबसे ज्यादा अपने इधर है पश्चिमी मालवा, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आदिवासी। हम बताएंगे जनजातियां बताएंगे, पढ़ाएंगे ना आपको तो बताएंगे, है ना। हाँ है ना। तो ये लिख रखा है। अच्छा ये अखंडता शब्द है ना, राष्ट्र की एक अखंडता शब्द शुरू में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है ना। कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब ये हो गया आपका क्या शब्द, जो हमारी प्रस्तावना में जो शब्दावलियां थी उसके शब्द। अब देखो प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, मैं पढ़ के बताऊं आपको। प्रस्तावना में लिख रखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, हम अपनी संपन्न है मतलब हम अपने निर्णय लेने के लिए क्या है, आजाद है। संप्रभुता का मतलब संपूर्ण, है ना। संप्रभु का मतलब क्या होता है, हम अपना निर्णय खुद ले सकते। समाजवादी, समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाज का भला करें। पंथ निरपेक्ष, देखो पहले पढ़ दूं उसका मतलब बताएंगे फिर। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब बता दिया, हम भारत के लोग का मतलब बता दिया, समाजवादी का मतलब बता दिया, पंथ निरपेक्ष का मतलब बता दिया, और लोकतंत्र का मतलब बता दिया, और गणराज्य का मतलब बता दिया। इन सभी शब्द ये कहाँ लिखेगा, प्रस्तावना है, और प्रस्तावना को याद कर लेना। आपको क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना की विषय वस्तु को लिखे। अच्छा क्या लिखा, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे कल, हाँ ये क्वेश्चन आया था क्या, देखो क्वेश्चन क्या आया था, मैं पढ़ के बताऊं आपको। क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना 7 नंबर में, पूरा लिख के आ जाओ। और एक और क्या लिख रहा, प्रस्तावना। फिर आया क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए, फिर आया भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए, और 10 नंबर में आया भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए। अब ये प्रस्तावना 200 शब्द थोड़ी है क्या है प्रस्तावना के, तो अब इसको समझाएंगे। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है, हाँ 10 नंबर में तो 200 शब्द तो पूरे करने पड़ेंगे। फिर हम करेंगे, ये चारों शब्द बता दिए। समस्त नागरिकों को क्या देंगे, न्याय, कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और क्या देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये दिखे ना, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता। और क्या देंगे हम, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी किसकी देंगे, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, समानता। और तथा उन सब नागरिकों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की एकता व अखंडता और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए, ये व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, बंधुता बनाए रखने की दृढ़ संकल्प होकर अपनी स्थिति, कौन सी स्थिति, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं। तो ये पूरी प्रस्तावना में जितने भी शब्द लिखे, एक एक को तोड़ ऑपरेशन कर दिया सबका। अब आपको इतने में समझ में नहीं आए तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो। फिर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। अगला टॉपिक क्या रहेगा आपकी, प्रस्ताव क्या, कौन सा, कौन सा, एतत्, हम सब मिलकर एतत् द्वारा, आज की तारीख में, इसका कोई मतलब नहीं।
जिनके मतलब थे उसके बता दिए। तो ये प्रस्ताव, इसमें कोई डाउट हो तो देख लो, आपने फिर बता दो, कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ लो है। अरे वो अपने कलर यही है ना सब, अपनी एक पहचान तो है कि कलर तो उस सब है। अब क्वेश्चन ये आता था पहले, कब, 1973 से पहले, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। पहले नहीं था, पहले मानते थे नहीं, अब मानते हैं। तो बहुत डिबेट चली। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, समझाइए प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, 7 नंबर में। चलो लिखो, कल लिख के लाना। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं है, 7 नंबर। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं है। इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो आप बताएंगे, हम बताएंगे क्या क्या है क्या नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो देखो, ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा पहले, है ना, बेरुबारी केस हुआ था ना 1960, उसमें प्रस्तावना की बात आ गई। तो सबसे पहले हुआ पहला केस 1960, देखिए बेरुबारी संघवाद, बेरुबारी संघवाद ये केस था। क्या था, बेरुबारी केस था। इसमें क्या हुआ, बोला कि प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो तो क्या देखो मन नहीं लग रहा है तो फिर उधर क्या देख रहे तो 1960 में, चलो कोई बात नहीं ना, 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया, बेरुबारी केस। इसमें ये पूछा लोगों ने कि बोले आप ये बताओ कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ प्रस्तावना, नहीं बोला हाँ थोड़ी, कि हाँ प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, संविधान का दर्शन है, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुबारी केस में क्या हुआ कि संविधान का भाग नहीं है। प्री में भी आया हुआ है क्वेश्चन, संविधान का भाग नहीं है। तो शुरुआत में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था। क्वेश्चन आएगा किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो बेरुबारी केस 1967 है ना। अरे बेरुबारी गांव था ना, चेंज करा, बताया था सही, बांग्लादेश को हमने कॉन्क्लेव एक्सचेंज किए थे वो, है ना। तो 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना। फिर अगला क्वेश्चन और आता है, 1973 में एक केस और हुआ, और अब आते हैं 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बात। और एक और केस हुआ था इनके साथ 1995 में, LIC इंडिया, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। हाँ, LIC ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस, भारतीय संघवाद। या इन दोनों में क्या कहा गया कि यस प्रियम्बल इज ए इनटेंजेबल या इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और संविधान का अभिन्न हिस्सा कौन है, प्रस्तावना। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रस्तावना को किस केस में संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, 60 नहीं माना गया। किसमें माना गया, 73 और 95 वाले केस में। और सबसे ज्यादा क्या आया कि देखो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर यो अपनी विधायिका क्या कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती, छोड़कर मूल ढांचे को। तो केशवानंद भारती से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा भी माना और मूल ढांचे का सिद्धांत भी आया।
50 बार आया, वो इसी प्री में आया था कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में है, प्रस्तावना में, सॉरी 1973 वाले केस में, ठीक। हाँ, तो अब क्या आया इसमें, अच्छा ये प्रस्तावना संविधान कैसे क्यों, क्योंकि प्रस्तावना के आधार पर मौलिक अधिकार आए हैं, राज्य के नीति मौलिक अधिकारों में न्याय व्यय की बात कही गई ना, क्यों है, क्योंकि प्रस्तावना में लिख रखा था, नीति निर्देशक था, तो क्यों, सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें राजनीतिक आर्थिक धार्मिक न्याय देंगे। तो इन सब को लागू कराने के लिए जब इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो हिस्सा क्यों नहीं, तो फिर इस केस में क्या बोला, तो बोले सुप्रीम, अब पहले बोला था नहीं, अपने ही फैसले को पलट दिया, तो न्यायपालिका समय समय पर अपने पुराने फैसले को चेंज कर देती, क्योंकि उस समय क्या परिस्थिति थी, बाद में क्या परिस्थिति हो गई, तो समय समय पर चेंज होते रहते, न्यायपालिका की क्या फैसले क्या है, टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं, है ना। हाँ अब तो है, देखो तो अच्छा इससे पहले क्या था, जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो संविधान प्रस्तावना को बदल भी नहीं सकते आप। 1960 में क्या बोला था, अगर हिस्सा नहीं है तो आप बदल भी नहीं सकते। संविधान को बदलने का अधिकार आर्टिकल 368 में दिया गया है संसद को। जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं तो कैसे बदलेगी। लेकिन अब 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या बोल दिया, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, मतलब आप संविधान की प्रस्तावना को भी बदल सकते हो, छोड़कर मूल ढांचे को। अब बोले मूल ढांचा क्या, कि मूल ढांचा समय समय पर बताएंगे आपको। तो इसी केस को लेकर 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, तो क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बदलाव कब हुआ, 1976, 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द 42वें संशोधन कौन से जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्वेश्चन आएगा प्रस्तावना में कितनी बार बदलाव किया गया, एक बार। कितनी बार बदलाव किया गया, एक बार। क्या बदलाव किया गया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वो 3 शब्द कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये हो गया आपकी प्रस्तावना में बदलाव, ठीक है। अच्छा दूसरी बात और है, क्या है पता है, ये प्रस्तावना में बदलाव हो गया। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन जो प्रस्तावना में लिख रखा है ना, उसको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई, हमें न्याय दो, नहीं जा सकते। प्रस्तावना को कोर्ट में, प्रस्तावना के आधार पर आप केस नहीं लगा सकते। आगे बात समझ में। प्रस्तावना के लिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के आधार पर प्रस्तावना तो एक दर्शन है कि हाँ ये है, पर ये बोले प्रस्तावना में लिख रखा है, नहीं, प्रस्तावना में लिख रखा है उसके आधार पर आपको केस लगाने का अधिकार नहीं दिया है। भाग जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्या है, लिख रखा है, लेकिन आप केस थोड़ी लगा सकते कि बोले ये लिख रखा है। ऐसे ही प्रस्तावनाओं को आधार पर आप केस नहीं लगा, तो लिख सकते हैं आप प्रस्तावना को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते, प्रस्तावना को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक, प्रस्तावना को लेकर आप क्या कर सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक, तो क्या कर सकते हैं फिर, बोले ये तो मार्गदर्शक का कार्य करेगी, और इसके लिए हमने कुछ अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है। तो 1973 से पहले नहीं, लेकिन 1973 के बाद क्या आया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, प्रस्तावना को बदल दिया। तो आपको प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और हमने एक बार संशोधन किया भी है। कब किया है, 42वें संशोधन 1976 में। क्या संशोधन किया है, 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इन तीनों शब्द के मतलब जहां तक मैं जानता हूं आपको बताओगे। समाजवादी क्या होता है प्रिया, समाज को आप बताओ संजना। पंथ निरपेक्ष का मतलब, वेरी गुड। अंकित आप बताओ अखंडता मतलब, वो तो संप्रभुता होता है। अखंडता मतलब देश को तोड़ेंगे नहीं, धर्म जाति और इनके बेस पर हम लड़ाई नहीं करें। हाँ, यूनिटी और इंटीग्रिटी रहेगी, है ना। तो देखो तो प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। पहले क्या था, नहीं था। बोले क्वेश्चन अगला आता है कि प्रस्तावना को बदला जा सकता है, बोले हाँ बदला जा सकता है। कब से, 1973 से। बोले संविधान में बदलाव करने का अधिकार कहाँ दिया गया है, बोले आर्टिकल 368 में।
368 में ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो हाँ हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संविधान में बदलाव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया जा सकता है, एक्सपेक्ट छोड़कर मूल ढांचे को, और मूल ढांचा न्यायपालिका समय समय पर बताएगी। अगला है कि प्रस्तावना में एकमात्र बार बदलाव किया गया 42वें संशोधन 1976 के बाद, कब? अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो प्रस्तावना हिस्सा है या नहीं है? प्रस्तावना को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है, एक शब्द में, है ना। प्री में, मेंस में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी आ सकता है। केवल क्या आपको नहीं लगता कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं? तो फिर आप बताएंगे, बोले नहीं नहीं सर है। फिर बोले आपको नहीं लगता प्रस्तावना को नहीं? बोले पहले तो ऐसा था, बाद में ऐसा था। अब आपके लिए 7 नंबर में एक और क्वेश्चन लिखो, क्या संविधान की प्रस्तावना को बदला जा सकता है? पहला क्या दिया, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और अब क्वेश्चन क्या है, क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है? अब हम करेंगे प्रस्तावना की आलोचना। क्वेश्चन आ गया, प्रस्तावना की समालोचना कीजिए। ये क्या आपको नहीं लगता प्रस्तावना संविधान का ऐसा ही अंग है? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बताएंगे ना। आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म, अच्छे और बुरे दोनों बताने हमें, है ना। प्रस्तावना की आलोचना, क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रियम्बल। अच्छा, मैंने ये बोल दिया आपको कि आपको कल से टी शर्ट पहन के आना है ना। नहीं आए तो कोई बात नहीं। इस बोलने का मतलब क्या है? क्यों पहन के आओगे आप? लेकिन मैंने बोल दिया कि कल टी शर्ट पहन के नहीं आए तो 100 रुपये जुर्माना। तो फिर तो सब पहन के आएंगे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बाध्यता आ गई। प्रस्तावना के ऊपर कोई बाध्यता नहीं, इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार क्यों देगी ये न्याय? और ये आपने यही बोल दिया टी शर्ट पहन के आना, जुर्माना नहीं लगाया, तो सरकार के ऊपर ये क्या बाध्यता थोड़ी कि प्रस्तावना में लिखा उसको लागू कराना ही है। हाँ लिख रखा, अगर प्रस्तावना में जो लिख रखा उसके आधार पर आपको कोर्ट जा सकते, तब तो उसकी मतलब होता। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार प्रस्तावना में जो लिख रखा है उसके ऊपर, उसके आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। प्रस्तावना का मतलब क्या है फिर? तो पहला लिखिए, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब ये लीगल नहीं, इसका कानूनी महत्व नहीं है। पहली आलोचना क्या है? कानूनी महत्व नहीं है, मतलब आप इसे लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर इसका मतलब क्या है ना। आगे बात समझ में। दूसरी चीज है इसमें ना, स्पष्टता का अभाव, स्पष्टता का अभाव। दूसरी आलोचना क्या है? स्पष्टता का अभाव क्या है? एक वर्ड होता है समाजवादी, और एक वर्ड होता है क्या? समाजवादी, और एक और क्या लिख रखा है यार? पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्षता में यह नहीं लिख रखा सकारात्मक पंथ निरपेक्षता कि नकारात्मक पंथ निरपेक्षता। सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि सबरीमाला केस आया था, कि अभी केस आया था, केरल का एक मंदिर है सबरीमाला, है ना, वहां पर क्या था? नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, उस केस में क्या हुआ? लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता था मंदिर। सबरीमाला टेम्पल केरल में लड़कियों को मंदिर, क्यों? क्योंकि लड़कियों के पीरियड आते। पंडितों का मानना था कि वहां पर लड़कियां नहीं जा सकती। फिर केस लगाया लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सरकार ने बोला कि नहीं महिलाएं जा सकती है, तो सरकार ने उंगली करी जाके धर्म में, इंटरफेरेंस करा, तो वो होता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। ब्रिटेन में ऐसे लड़कियां जाती, या ब्रिटेन छोड़ो आप ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में चली जाती, केवल में मंदिर नहीं जाया जाता। अमेरिका कोर्ट क्या बोलता? आप अपना नया मंदिर बना लो, नहीं देने जा रहे तो वो होती है नकारात्मक पंथ निरपेक्षता। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? सरकार कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और सकारात्मक सरकार इंटरफेरेंस कर सकती है। तो ये नकारात्मक है, सकारात्मक है, स्पष्टता नहीं है कि किस प्रकार की नकारात्मकता की बात की गई। बोले आप तो पढ़ाते हो ना, वो तो हम पढ़ाते,
अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जो किताबों में लिख रखा है उस हिसाब से, संविधान में नहीं लिख रखा है। और समाजवादी का मतलब भी लिख नहीं रखा है प्रॉपर होता क्या है। ये समाजवाद तो हम मोटे तौर पर बताते हैं ना, एक समाजवाद आपके वहाँ भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे रूस में चलता है, चाइना में चलता है, तो वो भी लिख नहीं रखा है। तो जो इसमें शब्द लिख रखे हैं ना उसमें स्पष्टता नहीं है, तो क्लियरली कहना क्या चाहते हो, बोले कहना क्या चाहते हो, वो कहना क्या चाहते हो क्लियर नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा आलोचना में कि प्रस्तावना का कोई लीगल महत्व नहीं है। दूसरा लिखा आपने प्रस्तावना में स्पष्टता का अभाव है ना। अच्छा, और ये पंथ निरपेक्ष शब्द विवादित भी है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, बोले अमेरिकी पंथ निरपेक्षता अलग है, भारतीय पंथ निरपेक्षता अलग है, फ्रांसीसी पंथ निरपेक्षता अलग है। जैसे भारत में जो आपके सिख हैं, सिख को क्या दिया गया, कपाण का कंगे का ही अधिकार दिया गया, वो आपने वो ऊपर माथे वो लगा सकते हैं ना। मुसलमानों को बुर्का पहनने का भी चलता रहे बहुत सारा है ना, कि बोले चलो ठीक है ना, उस पर विवाद होते रहते। अभी क्या हुआ, बुर्का पहनने के मैं कॉलेज जाऊंगी बुर्का पहन के, जबकि वो कॉलेज लड़कियों का ही था। 2020-21 में केस आया था कि एक लड़की बोले मैं बुर्का पहन के जाऊँ कर्नाटक में। वो केस क्या था, वो स्कूल ही लड़कियों का था, वो लड़कियों के स्कूल में बुर्का पहनने की क्या जरूरत, लेकिन उसका इंडोक्ट्रिनेशन ही ऐसा किया, ऐसा समझाया उसको कि बुर्का नहीं पहनोगे तो खराब हो जाएगा, है ना। तो ये विवाद, जो विवाद की चीज़ें वो क्यों लिख रखी है, उसमें क्लैरिटी नहीं है ना। तो दूसरी चीज यह आलोचना जैसे तीसरा लिखे है ना, प्रस्तावना में बातें तो बड़ी बड़ी लिख रखी है, लेकिन इन बातों को लागू कैसे कराएंगे ये नहीं है। हम न्याय देंगे कैसे देंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय देंगे कैसे। तो हमने प्रस्तावना में आदर्शवादी चीजें लिख रखी है, लेकिन उसको लागू कैसे कराएंगे, कोई तरीका नहीं। मैंने और आप बोल रहे हो, बोले सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है। मैंने बोला हाँ तैयारी तो अच्छी नहीं होती, क्योंकि आजकल पोस्ट भी बहुत कम आती है। आप इसलिए आए मेरे पास, आप इसलिए आए ना कि बोले भले कम आए लेकिन हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए, हम आपको सॉल्यूशन बताए। ऐसे प्रस्तावना में प्रॉब्लम लिख रखी है, सॉल्यूशन नहीं। हमने बोल दिया हम बहुत अच्छा करा देंगे आपकी तैयारी, कैसे करा देंगे, ये पढ़ा नहीं रखा है। बहुत अच्छी तैयारी कैसे कराएंगे, कि बोले प्रॉपर क्लास लगेगी, 3-4 घंटे पढ़ाएंगे, ये सब वो होता है। तो अगला चीज लिखे आप, प्रस्तावना में आदर्श तो प्रस्तुत करती है ना, आदर्श बातें लिख रखी है, आदर्श बातें लिखी पर लागू कराने का प्रावधान नहीं दिया गया, लागू करने का प्रावधान है ही नहीं कि हम प्रस्तावना को लागू कैसे कराएंगे, है ना। हम बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, पर उसमें इंप्लीमेंट करने का अधिकार ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ना। आपको बोल दिया इंस्टाग्राम पे बोल दिया हम इतनी बड़ी क्लास लेंगे, फलाना लेंगे, ये लेंगे, लेकिन यहाँ तो कुर्सियाँ ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या है। लागू कराने के लिए जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए। तो प्रस्तावना में जो लिख तो रखा है, लेकिन उसको लागू कराने के लिए, अच्छा बोले लागू कराने के लिए तो ये अधिकार भी नहीं आपको, लीगल राइट भी नहीं कि आप कोर्ट चले जाओ बोले इसको लागू कराओ। तो ये बिना दांत का क्या है, सांप है। ये सांप लाके छोड़ दिया, दांत वाला ने काट खाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, तो बिना दांत का सांप जैसा है। हाँ, लेकिन जब सांप से डरते तो लाके धुआं निकल जाए आपका, भी भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे प्रस्तावना में जो लिख रखा है ना उसकी वैल्यू भी है ना। हम आलोचना कर रहे तो हम बुरी बातें लिख रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी नहीं है, भी अच्छी भी चीजें, लेकिन आलोचना करेंगे तो आलोचना ही करनी पड़ेगी हमें। अगला लिखेंगे आप, तो इसको शक्ति कहां से मिलती है, प्रस्तावना को कहीं से नहीं मिलती है, ना तो विधायिका से, कानून भी नहीं बना रखा है, ना कार्यपालिका से, ना न्यायपालिका से, है ना। हाँ, लेकिन इसको लेकर ये हमने बुराइयां कर दी है, पर इसको लेकर मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको आदर्श मान के ही बनाए गए हैं ना, ठीक। तो और इस प्रस्तावना में जो लिख रखी जितनी भी चीजें क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीति है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है कि ये सरकार कब तक देगी। प्रस्तावना में जो लिख रखा है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने का प्रयास करेंगे, बोले कितने साल तक करेंगे, कुछ नहीं लिख रखा है ना। प्रतिष्ठा और रसोई की समानता कब तक देंगे, नहीं पता है। तो बाध्यता नहीं किसी भी चीज पर। यह हो गई हमारी प्रस्तावनाओं की आलोचना। बोले कहना क्या चाहते हो, इसका निष्कर्ष क्या है कि प्रस्तावनाओं को अच्छा माने बुरा माने, एक बार बोल दिया भाग नहीं, एक बार बोल दिया अच्छी नहीं है, एक बार बोल दिया कि भाग है, तो बोले ये है क्या। तो अब लिखो प्रस्तावनाओं का निष्कर्ष क्या लिखो। क्वेश्चन आ गया, प्रस्तावनाओं से आप क्या समझते हैं, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चलो लिखो 10 नंबर में लिख के लाना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेम्बल, प्रस्तावनाओं से आप क्या समझते हैं, ये तीनों क्वेश्चन लिखना कल, है ना। प्रस्तावनाओं से आप क्या समझते हैं, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचना करके मूल्यांकन करना है कि बोले है कि नहीं, आलोचना कर देना उसके बाद अच्छी चीजें भी लिखना है। प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
देखो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेंगे, हाँ ये लिखेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो भी लिखेंगे। पहले तो प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अखंडता देश की राज समता देंगे, समानता देंगे, अवसर की प्रतिष्ठा की क्षमता देंगे, तद द्वारा वो लिखेंगे आप। प्रस्तावना के बारे में कुछ भी आया ना, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है, डायरेक्ट प्रस्तावना लिख दो। अब हम निष्कर्ष देके बोले प्रस्तावना है क्या है। तो देखो कोचिंग में आते हो आप, तो ये लिख रखा है कि सर से गुड मॉर्निंग करना है, कोई पैर भी छूते, लेकिन आप छूते हो ना, गुड मॉर्निंग करते हो ना, जरूरी नहीं कि हर चीज लिखी हो। हम मान रहे कि बड़े प्रस्तावना में लिख नहीं रखा है, फलाना नहीं कर रखा, लेकिन प्रस्तावना की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो क्या लिखे आप कि लिखो, आप लिखो इसका निष्कर्ष लिखो। हमें इसी प्रकार से हर क्वेश्चन का निष्कर्ष निकला है ना। आपको आंसर लिखते समय दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो अपना गाते हैं, बोले हमारे ये दिक्कत हो गई, हमारा फलानी दिक्कत हो गई, वो हो गई, तो जिंदगी भर गाते रहेंगे। और एक लोग होते हैं जो उसका सॉल्यूशन लाते हैं। अभ्यास कोचिंग बंद हो गई, मैंने कहा हम नई कोचिंग खोलेंगे। मैं और कोचिंग बंद हुई, अब कोई मतलब नहीं, नौकरी कहीं खोलने घर जाना पड़ेगा। हमने रास्ता ढूंढा, बोले नहीं नई कोचिंग खोल लेंगे। आपको एमपीपीएससी में यही करना है। क्वेश्चन में क्या आया कि प्रस्तावना के, आपने बोल दिया प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या कर दिया, बोले प्रस्तावना तो खराब है। वही एग्जामिनर बोलेगा इतना मूर्ख आदमी है ये कि ये दुख ही दुख दिखते इसको, तो फिर इसको क्यों लूं मैं। कल से दिख रहा है, बोले पानी गिर रहा है, बाढ़ आ रहा है, बोले लोगों कैसे बचाओ, बोले हो मेरा बचूंगा मैं पहले। ऐसे थोड़ी बाढ़ आ रहा है तो बोले मैं लोगों को एनडीआरएफ को लगाऊंगा। तो अब प्रस्तावना में क्या आपने बुरी बुरी चीजें लिख दी, कोई वैल्यू नहीं। आंसर में लिखे आप होप, अच्छा बोले भले ही प्रस्तावना खराब है, भले इसमें चीजें नहीं लिख रखे, लेकिन इसका अनौपचारिक रूप से महत्व है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अब मेहमान आते हैं, मेहमान को चाय पिलाने का कहाँ लिख रखा है, अच्छा खाना पूरी और आलू टमाटर की सब्जी कहाँ लिख रखा है, फिर खिलाते हैं ना आप, वो लिख थोड़ी रखा है। नहीं खिलाओगे तो भी मेहमान कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अनौपचारिक रूप से तो आप लागू कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई भी दिक्कत आती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि प्रस्तावना में क्या लिख रखा है। तो प्रस्तावना का अनौपचारिक महत्व बहुत ज्यादा है ना। तो लिखेंगे आप निसंदेह रूप से प्रस्तावना का कानूनी महत्व न हो, है ना, कि भले कानून में लीगल तौर पे उसका नहीं लिख रखा। निसंदेह रूप से, निसंदेह रूप से, निसंदेह कैसे लिखा बताओ तो, गलत लिखा होगा आपने, गलत बताओ, बिल्कुल गलत, सही लिखा आपने। निसंदेह ऐसे लिखा जाता है, बस ये हिंदी माध्यम क्योंकि निसंदेह ऐसा लिखा आप, निसंदेह, नीह नीह अनाराम नहीं पड़ेगा, अनाराम पढ़ना घर जाके, हम मजाक नहीं कर रहा मैं, अनाराम का बाराकड़ी पढ़ो एक बार। देखो हमने क्या कर दिया, घर बना लिया है, पीओपी करा ली, लेकिन नींवें खराब है हमारी हिंदी माध्यम वालों की। सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी मीडियम वालों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ना हिंदी अच्छी ना अंग्रेजी अच्छी। हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं, अंग्रेजी भी, बोले करे क्या, अनाराम पढ़ो, कक्का बाराकड़ी पढ़ो, किताबें पढ़ो, यही आएगा। अंग्रेजी माध्यम वालों की एटलीस्ट अंग्रेजी तो इतनी अच्छी रहती है वो लिख ले। हम हिंदी में बोले निसंदेह, बोले निसंदेह ऐसे लिख लिया लोग, जूता फेंक देगा वहां से सीधा, वो एग्जाम इंदौर से जूता आएगा कि बोले मैं एक भारत रत्न भेजूं ये जूते के रूप में, है ना। तो हमें बेसिक चीजें ही नहीं आ रही तो दिक्कत आएगी फिर, तो इसलिए हम सीखे, है ना, सीख सकते हैं आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, तो निसंदेह रूप से प्रस्तावना का कानूनी महत्व न हो, लेकिन अनौपचारिक महत्व बहुत ज्यादा है। निसंदेह रूप से प्रस्तावना का भले कानूनी महत्व न हो, लेकिन अनौपचारिक महत्व बहुत ज्यादा है। अनौपचारिक, अनऑफिशियल है ना, ऑफिशियल तो उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन अनौपचारिक या अनऑफिशियली बहुत वैल्यू, लेकिन अनौपचारिक रूप से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए यह सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, एक गाइड का काम करती है। इसीलिए यह सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। इसीलिए यह सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करती है और संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करती है। व्याख्या करने और संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करने और संविधान के विभिन्न उपबंधों, उपबंध मतलब रूल्स, संविधान में जो लिख रखा है ना, वो उपबंध मतलब क्या क्या लिख रखा है, संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करने और यह संविधान के
विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करने तथा मतभेद को सुलझाने में सहायता देती है। संविधान में किसी चीज को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बोले न्याय, क्या लिख रखा है? न्याय देने की कोशिश करेगा, बोले कौन सा न्याय? तो अगर प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिख रखा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? सामाजिक न्याय दो, आर्थिक न्याय दो, राजनीतिक न्याय दो। तो संविधान में कोई चीजें क्लियर नहीं लिख रखी है, तो प्रस्तावना को देखेंगे, प्रस्तावना में क्या लिख रखा है। मान के चलिए संविधान के किसी हिस्से में लिख रखा है न्याय देना। अब न्याय कौन सा देना? तो प्रस्तावना में लिख रखा है 3 प्रकार का न्याय देना, तो हम उसको रेफर करेंगे ना, उसको रेफर करके न्याय दे देंगे। तो लिखा आप, ये संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करने तथा मतभेद को सुलझाने में सहायता करती हैं। मतभेदों को सुलझाने में सहायता करती है। लिख तो रखा है, ये डबल क्यों लिखना है ना? सहायता करती है। साथ ही सरकार के संवैधानिक, साथ ही लिखो अंकित, लिखो, साथ ही सरकार के सुलझाने में मदद करते, साथ ही सरकार के संवैधानिक उपबंधों को, साथ ही सरकार के संवैधानिक उपबंधों को लागू करने का प्रयास करती है। सरकार के जो नियम है ना, या सरकार के लिए जो कुछ गाइड दिया गया है कि बोले आपको ये करना चाहिए, उसको लागू करने में मदद करते हैं। साथ ही सरकार के संवैधानिक उपबंधों को लागू करने का प्रयास करती है, और यह ध्यान रखती है कि सरकार कोई कानून लागू करवा रही है, और यह ध्यान रखती है कि लागू करने का प्रयास करती है, और यह ध्यान रखती है कि प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों, और यह ध्यान रखती है कि प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों एवं लक्ष्यों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो सके। जो प्रस्तावना में लिख रखा है ना, उन आदर्शों को प्राप्त कर सके, और जो लक्ष्य उनको प्राप्त कर सके, और प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों और लक्ष्यों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो सके। प्रस्तावना में दिए गए आदर्श और लक्ष्यों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो सके। इस प्रकार प्रस्तावना साध्य है। साध्य और साधन में क्या फर्क होता है बताएंगे अभी। इस प्रकार प्रस्तावना साध्य है, हाँ, इस प्रकार प्रस्तावना साध्य है जिसकी पूर्ति संविधान के माध्यम से होती है। इस प्रकार प्रस्तावना साध्य है जिसकी पूर्ति संविधान के माध्यम से होती है। इस प्रकार प्रस्तावना साध्य जिसकी पूर्ति किस माध्यम से होती है? संविधान के माध्यम से होती है। साध्य का मतलब होता है गोल, और साधन मतलब होता है उसे प्राप्त करने के तरीके। आपकी एमपीपीएससी क्या है? साध्य। साधन क्या है? कोचिंग आ रहे हैं आप, रोज पढ़ाई आपका साधन है, और साध्य मतलब गोल है। तो पीएससी के लिए सबका नहीं लगेगी नौकरी, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे ना। इसी प्रकार संविधान में जो प्रस्तावना में जो लिख रखा है, हर चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए प्रस्तावना अच्छी है। ये हो गई आपकी प्रस्तावना खत्म। कल हमारा टॉपिक, कल मतलब आज ही रहेगा, थोड़ी देर बाद, संविधान के भाग। हमारे अभी तक टॉपिक क्या क्या हो चुके हैं देखो। हमने शुरू करा था क्या? संविधान क्या है? बोले ये तो इसमें लिख भी नहीं रखा है सिलेबस में, तो बिला आपने क्यों पढ़ाया? तो हम कुछ पढ़ रहे तो उसको जानेंगे थी क्या है। फिर संविधान कहाँ होता है? लोकतंत्र में होता है। तो बोले लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र देखा, फिर हमने देखा बोले संविधान कहाँ होता है? लोकतंत्र में। फिर हम देखे भारतीय संविधान का निर्माण किया, भारत का संविधान है, तो भारतीय संविधान का इतिहास देखा, संविधान का इतिहास देखा कि संविधान बना कैसे, किसने बनाया। तो किसने बनाया? तो बोले संविधान सभा ने बनाया। तो हमने क्या देखी? संविधान सभा बनाई, संविधान सभा देखी, संविधान सभा देखी। संविधान सभा ने क्या करा? अलग अलग देशों का अध्ययन किया, तो संविधान के हमने स्रोत देखे, संविधान के स्रोत देखे, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने कहाँ से क्या लिया है। बोले ये देख लिया, बोले संविधान की कुछ विशेषता भी होगी, तो फिर हमने क्या देखी? संविधान की विशेषता देखी, संविधान की विशेषता देखी। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? उसके बाद हमने देखा कि संविधान का पहला पेज कौन सा? प्रस्तावना, प्रीएम्बल। तो हमने संविधान की प्रस्तावना देखी। उसके बाद क्या लिख रखा है? संविधान के भाग। अगला क्या लिख रखा है? संविधान के कितने भाग है, कितने अनुसूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं, वो सब देखेंगे। अब इस संविधान के भाग में आपका सब क्लियर हो जाएगा। संविधान के भाग से पूरा संविधान क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमने प्रस्तावना से पहले क्या देखा? संविधान की विशेषता।
संविधान में कुछ बदलाव भी किया हमने समय समय पर, तो संविधान की में बदलाव, संविधान में संशोधन देखे हमने, है कि मेजर संशोधन कौन कौन से हुए। और अभी हमने देख ली संविधान की प्रस्तावना, अब हम देखेंगे संविधान के भाग। क्या देखेंगे? संविधान के भाग। अब इस भाग से आपका पूरा संविधान पूरा हो जाएगा, पूरी पॉलिटी पूरी हो जाएगी। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 1 में लिख रखा भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र। फिर उस आर्टिकल 1 को देखेंगे हमारे राज्य बने कैसे, हम अंग्रेजों से आजाद हुए तो राज्य कैसे बन गए, पुर्तगालियों से कौन सी एरिया लिए, ब्रिटेन से कौन सा एरिया लिया, फ्रांसीसी से कौन सा एरिया लिया, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, है ना, फजल अली आयोग क्या है ना, ये सब क्या, जम्मू कश्मीर रियासत को कैसे मिलाया, सारी रियासतों को कैसे मिलाया। तो हम भाग 1 को समझेंगे। फिर भाग 2 नागरिकता समझेंगे कि बोले नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे खत्म हो सकती है, कितने प्रकार से ले सकते हैं, नागरिक कौन होता है ना, ओसीआई कार्ड क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर हम भाग 3 देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में लिख रखा है। देखो आपके सिलेबस में क्या लिख रखा है मैं बताऊं आपको, है ना, ये रहा ना सिलेबस। पेपर 2 का पार्ट ये देखो आप, पेपर 2 के पार्ट ए में लिख रखा है भारतीय संविधान, है ना। यूनिट 1 में क्या लिख रहा है? भारतीय संविधान का निर्माण। ये देखो हमने ये लिखा, क्या लिखा, पहले बेसिक देख लिए, 2-3 टॉपिक, तो इतिहास देखा कैसे बना, किसने बना, तो निर्माण। उसके बाद लिख रखा है विशेषता, ये देखिए हमने संविधान की विशेषता। उसके बाद हमने देखा मूल ढांचा, अच्छा मूल ढांचा भी देखा यार हमने, स्रोत के बाद मूल ढांचा देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो केशवानंद भारती कैसे आया, नहीं आया, नहीं सब देखा था, पहले संविधान में बदलाव कर सकते ये सब, मूल ढांचा। फिर आए प्रमुख संशोधन, देखो संविधान में संशोधन। अब यूनिट नंबर इसका 2 देखे, सॉरी इसी का दूसरा पार्ट देखे, उद्देशिका। तो हमने क्या देख लिया आज? उद्देशिका या प्रस्तावना। ये देखो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका। और कल हम देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं? भाग। भाग में क्या देखेंगे? राज्य कैसे बने, फिर नागरिकता देखेंगे, और फिर चालू करेंगे जो आपके सिलेबस में लिख रखा है, उसका नाम क्या है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब देखेंगे। ठीक, तो ये थोड़ी देर पॉज कर दो, तो इसको पॉज करना है ना, ऊपर दबाना है ना, समझना, ये बीच में